हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 6th वीडियो है। तो फर्स्ट टॉपिक इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था। कहां पे? कवरत्ती, लक्षद्वीप में इस प्लांट को लगाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, उसने इस प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। एंड ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कितना कैपेसिटी कितनी है? 65 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी है, 65 किलोवाट। तो जैसे कि हम जानते हैं ओशन में विद डेप्थ के साथ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। तो सबसे ज्यादा ओशन का जो टेम्परेचर होता है ऊपर सरफेस पे होता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्लाइन होता है ओशन का। तो उन दोनों के बीच में अपर लेयर एंड जो लोअर लेयर है, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस को यूटिलाइज करते हुए, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी होगा, उसको यूज करते हुए वाटर को फिर स्टीम में कन्वर्ट करवाया जाता है। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें वाटर की जगह कई बार दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। तो वाटर की जगह दूसरा लिक्विड कौन सा होता है? अमोनिया भी यूज किया जाता है। जब अमोनिया यूज करते हैं तब उस मेथड को बोलते हैं क्लोज साइकिल मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओटीईसी टेक्नोलॉजी, दो प्रकार की हो सकती है। ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है, वो दो प्रकार की होती है। क्लोज साइकिल मेथोडोलॉजी होती है, इसमें हम अमोनिया का यूज करते हैं एज इंस्टेड ऑफ वाटर। अमोनिया को इसमें फ्लो कराया जाता है, अमोनिया को वेपर में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। ओपन साइकिल मेथड में हम वाटर का यूज करते हैं, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करा के फिर उसमें टरबाइन को चलाएंगे। तो इसका जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका यूज किया गया था डिसैलिनाइजेशन प्लांट को पावर करने के लिए लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में पानी की कमी है तो डिसैलिनाइजेशन प्लांट वहां पे लगाया गया है। तो ये ओशन थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा प्लांट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ये 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सो तो ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इसका काम क्या है? एम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इसका काम क्या है? एम टू डेवलप रिलायबल इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, जो कि हमारे को जो लिविंग है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है वो बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया इम्प्लांट। तो बायो इंजीनियर्ड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने कॉर्निया का इम्प्लांट किया गया है अभी रिसेंटली। तो ये रिसर्चर इन स्वीडन हैव बीन एबल टू क्रिएट ए सक्सेसफुल अल्टरनेटिव बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया इम्प्लांट मेड ऑफ कोलाजन ड्राइव फ्रॉम द पिग स्किन। तो पिग की स्किन से एक प्रोटीन ड्राइव किया जाता है, प्रोटीन होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? कोलाजन बोलते हैं। कोलाजन कोलाजन का यूज करते हुए एक कॉर्निया बनाया गया है, कॉर्निया, उसको ह्यूमंस में ट्रांसफर किया गया है। ये न्यूज थी। तो स्वीडन के साइंटिस्ट ने ऐसा किया है। ठीक है, पिग के कोलाजन से कॉर्निया बनाया है, फिर उसको सक्सेसफुली ह्यूमन में ट्रांसफर किया है। इसका हम यूज, ये सस्ता पड़ता है, एक तो चीप पड़ता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट करते हैं उससे सस्ता पड़ता है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो बायो इंजीनियरिंग क्या होती है? इट ओवरलैप बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इंजीनियरिंग में। ठीक है, एंड एग्जाम्पल ऑफ बायो इंजीनियरिंग इंक्लूड bacteria engineering to produce chemicals, prosthetics, biopharmaceuticals, ये सारे इसमें आते हैं। Then collagen, why researchers have used collagen derived from pig skins का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि collagen derived from the pig skin is a byproduct of food industry का byproduct होता है, and already it is used in medical devices for glaucoma सर्जरी के अंदर इसको यूज किया जाता है। कोलाजन से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑलरेडी ग्लाइकोमा
की सर्जरी में यूज किया जाता है। ग्लाइकोमा क्या होता है? ग्लाइकोमा इज ए कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आईज की ऑप्टिक नर्व हो जाती है उसमें वो डैमेज हो जाती है ग्लाइकोमा में, जिसके कारण हमारी जो विजन है, जो देखने की पावर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो कि पॉलीसाइक्लिक है। बहुत सारे इसमें साइकिल्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, फिर उसके डाइबेंजीन कर दोगे तो इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। कोल है, क्रूड ऑयल, गैसोलीन वगैरह में पाए जाते हैं एंड दे आर रिलीज फ्रॉम इट। तो टोबैको में भी क्या है? बेंजीन पाया जाता है। टोबैको में क्या पाया जाता है? बेंजीन। और बेंजीन भी क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिस्ट। तो म्यांमार, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड सबमेरीन केबल नेटवर्क है। ये एक अंडर सी केबल नेटवर्क है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसकी लेंथ कितनी होगी? 8100 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये अंडर सी होगी, अंडर सी, तो यानी कि सी में नीचे जाएगी, पानी में जाएगी, ठीक है, जो कि कनेक्ट करेगी इंडिया को इन कंट्रीज के साथ में। कौन कौन सी कंट्री के साथ? म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के साथ ये कनेक्ट करेगी। म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल है। सिंगापुर, थाईलैंड इसका हिस्सा नहीं, थाईलैंड है इसका हिस्सा, थाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ इट। इट विल कनेक्ट म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। लेंथ कितनी है? 8100 किलोमीटर है। तो ये रोबस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज टाल्क एंड एस्बेस्टस। ये नेचुरली अकरिंग दोनों क्या है? मिनरल है। टाल्क एंड एस्बेस्टस आर नेचुरली अकरिंग मिनरल है। एंड टाल्क का यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, जो मेकअप वाला प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड मॉइस्चर का, इट इज ए मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टाल्क यूज टू ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड इन फेशियल जब कराते हैं तब इसका यूज किया जाता है। एंड एस्बेस्टोसिस इसका यूज किया जाता है इंसुलेशन, ब्रेक, सिंगल्स, फ्लोरिंग आदि प्रोडक्ट्स में एस्बेस्टोस का यूज किया जाता है। इनको यदि हम इनहेल कर लें या खा जाएं तो भी इसमें सीरियस डैमेज हो जाता है सिस्टम का, ये फेटल भी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कार टी सेल थेरेपी। तो कार टी थेरेपी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी। तो ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? टी सेल को मॉडिफाई करते हैं। तो टी सेल को ऐसी कैपेबिलिटी देते हैं ताकि मॉडिफाई करके उनको ऐसा कैपेबिलिटी देते हैं ताकि वो कैंसर जो वाली सेल होती है उनसे फाइट कर सके। तो कैंसर सेल से फाइट करने की इसमें टी सेल को कैपेबिलिटी दी जाती है। तो इट इज ए चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी। इट इज अ टाइप ऑफ सेल बेस्ड जीन थेरेपी है। सेल बेस्ड जीन थेरेपी, इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द जीन्स इनसाइड टी सेल। तो टी सेल के अंदर जीन्स को अल्टर किया जाएगा टू हेल्प देम अटैक द कैंसर सेल। कैंसर सेल को ये अटैक करेगी। तो टी सेल हैव देयर ओन प्रोटीन होता है। टी सेल का अपना प्रोटीन होता है जो कोई रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होता है टी सेल का, दैट अटैच टू द फॉरेन एंटीजन एंड हेल्प द ट्रिगर अदर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। जो भी एंटीजन होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं, और हमारी बॉडी उसमें उसके अगेंस्ट में क्या है? एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीजन्स पे ये अटैक करता है, ठीक है। टी सेल में अटैक करने में हेल्प करते हैं रिसेप्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एपोबैक प्रोटीन। तो एपोबैक क्या है? एक प्रोटीन है। ये याद रखना है कि एपोबैक क्या है? एक प्रोटीन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एपोलिपोप्रोटीन। एपोलिपोप्रोटीन बी एडिटिंग कॉम्प्लेक्स। एपोलिपोप्रोटीन बी एडिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक एपोबैक 3 है। एपोबैक 3 या फिर एपोलिपोप्रोटीन बी एडिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्रोटीन है। एंड ये अभी एक स्टडी आई थी, उसने बताया था कि सेवरल म्यूटेशन हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू सीक्वेंस ऑफ मंकी वायरस may have emerged due to the interaction between the viral genome and important family of protein coded by human genome। ये है प्रोटीन है वो एपोबैक 3 है। इसके कारण क्या है? मंकी वायरस के अंदर मंकी पॉक्स वायरस या फिर एमपॉक्स वायरस, इसका नाम रख दिया गया है अभी WHO के द्वारा। मंकी पॉक्स का नाम क्या कर दिया गया था? एमपॉक्स कर दिया गया है। एंड इस वायरस का जो म्यूटेशन होता है उसका एक कोज है, वो माना गया है कि एपोबैक प्रोटीन है। एपोबैक प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सस्टेन वायरल इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट्स
दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन वायरल इन्फेक्शन बाय एडिटिंग द जीनोम ऑफ द वायरस। ये जो एपोबैक प्रोटीन होता है, ये जो वायरस का जीनोम होता है उसको अल्टर कर देता है, जिसके कारण वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है वायरस जल्दी से बॉडी में। तो इट हैज इंटेंसिक एबिलिटी टू बाइंड बोथ द आरएनए एज वेल एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये बाइंड कर सकता है एपोबैक प्रोटीन। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है जनरली। तो एपोबैक एक्टिविटीज जब हमारी बॉडी में एपोबैक वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब हम बूढ़े होते हैं तो धीरे धीरे क्या है, एपोबैक कमजोर होने लग जाता है। तो ये कमजोर होगा तो जिसके कारण क्या है, जो हमारी वायरल इन्फेक्शन की जो फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, जिसके कारण क्या है, डीएनए हाइपरम्यूटेशन भी हो सकता है और जो कैंसर वगैरह चीजें होती है वो भी हो सकती हैं। तो लॉस ऑफ सेलुलर कंट्रोल ऑफ एपोबैक कैपेबिलिटीज can lead to DNA hypermutation and random DNA editing associated with the development of cancer or viral drug resistance. Next topic is sickle cell disease. Sickle cell disease है sickle cell disease। तो ये sickle cell disease में क्या होता है, इसमें RBC इम्पैक्ट होती है, रेड ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसमें इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो द RBC जनरली क्या होती है, डिस्क शेप की साइज होती है, इनकी डिस्क की साइज होती है। परंतु सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि ये जो शेप है आरबीसी की, वो क्या है, वो क्राइसेंट शेप की बन जाती है। इसमें क्राइसेंट शेप की बन जाती है इसमें, जिसके कारण हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको इनहिबिट होती है। तो सिकल सेल डिजीज इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है। The cause of sickle cell disease is defective gene। सिकल सेल जीन होते हैं उसको कॉज माना गया है सिकल सेल डिजीज का। एंड हर एक बंदा होता है या बंदा या बंदी है, वो उसमें क्या है, दो सिकल सेल जीन होते हैं, एक माँ से आता है एक बाप से आता है, तो दोनों मदर और फादर से आता है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज द हेमोग्लोबिन फॉर्म इनटू द स्टिफ रोड्स। सिकल सेल डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है वो रोड्स में रोड के फॉर्म में जमा होने लग जाता है। तो इसमें जो डिस्क शेप होती है तो उसके अंदर रोड्स की फॉर्म में जमा होने लग जाएगा, जिसके कारण इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो डिस्क शेप सेल होती है आरबीसी, दैट चेंजेस फ्रॉम इनटू द क्राइसेंट और सिकल शेप में चेंज हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, इसका क्या इंपैक्ट क्या होगा, सिकल सेल स्टिक टू ब्लड वेसल होती है, उनके वाल से स्टिक हो जाती है। फिर उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड वेसल की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जिसके कारण टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण क्या है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड, फीट, फटीग, एनीमिया, येलोइश कलर ऑफ स्किन हो सकता है। सिकल सेल डिजीज का इंपैक्ट क्या क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, पहला तो ऑक्सीजन क्या है, टिश्यू के पास नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण क्या है, पुअर ऑक्सीजन लेवल and blood vessel blockage can lead to extreme pain in back, chest, hand, feet में पेन होने लग जाता है बॉडी में। then it can lead to the swelling of hand, feet, fatigue, anemia, yellowish color of this। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, what is the treatment of sickle cell disease के लिए, इसमें how it is treated, only cure for sickle cell disease is bone marrow और stem cell transplantation करना पड़ता है। इसके लिए बोन मेरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है सिकल सेल डिजीज का ट्रीटमेंट में। इसमें कुछ एक इनिशिएटिव लिए गए हैं सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर किया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है हमारी, उसने सिकल सेल डिजीज सपोर्ट कॉर्नर बनाए हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। तो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो ये फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये एक डिपोजिटरी है जिसमें बहुत सारे लोगों के जो कि जनरली क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड बंदे होते हैं, क्राइम करते हैं, उनका जो फिंगरप्रिंट है उसमें इसको स्टोर किया जाता है, उसका एक डेटाबेस है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी इसको अनेबल किया था इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2022 के अंदर इसको अनेबल किया गया है। इट इज ए कंट्री वाइड सेंट्रलाइज्ड
सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। तो क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट इसमें स्टोर किया गया है और इसमें सर्च किया जा सकता है ताकि क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प हो। तो हर एक बंदे को, जो हर एक क्रिमिनल को क्या है, एक 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाता है। 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाएगा। दैट इज अरेस्टेड फॉर किसी भी क्राइम से रिलेटेड है, कोई किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाएगा। कितने डिजिट का होता है ये? 10 डिजिट का, याद रखो 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर, ठीक है। एंड दिस यूनिक आईडी विल बी, ये जो फिंगरप्रिंट नंबर है इट विल बी यूज फॉर पर्सन के लाइफ टाइम के लिए होगा। एंड इट विल एंड डिफरेंट क्राइम रजिस्टर्ड अंडर द डिफरेंट एफआईआर विल बी लिंक टू नेशनल, इससे लिंक किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है उसी तरह से एक नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर होगा जो कि उसी किसी भी क्रिमिनल की क्राइम को हिस्ट्री को बताएगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2022, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2022 के अंदर जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की, वो एड्रेस करती है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को। एंड दे आल्सो डिस्कस अबाउट काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये सारे इशू यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो इंजीनियर कॉर्निया इम्प्लांट, ये हमने अभी देख लिया है पहले ही। नेक्स्ट टॉपिक इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दिल्ली पुलिस यूज करती है इसका टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। तो इसमें क्या होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन काम कैसे करता है, जैसे कि हर एक बंदे का एक फेशियल सिग्नेचर होता है। एंड तो जो क्या हर एक बंदे का एक फेशियल फेशियल ज्योमेट्री होती है, हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। अब जिसमें जैसे कि दो आईज के बीच की डिस्टेंस है, नाक की लेंथ है, हर एक पर्सन का अलग अलग ऐसे फीचर्स होते हैं, फेशियल ज्योमेट्री अलग अलग होती है। तो हमारी बॉडी में 60 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको मदद से हर एक पर्सन का अलग अलग, हर एक पर्सन का फेशियल सिग्नेचर तैयार किया जाता है। फेशियल सिग्नेचर जिसमें जो कि डिस्टेंस है बिटवीन टू आईज है, नोज की लेंथ है, ये सब कुछ लिप्स के लेंथ है, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड करते हुए एक फेशियल सिग्नेचर तैयार किया जाता है, ठीक है। उस फेशियल सिग्नेचर को फिर एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इस फेशियल सिग्नेचर को डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके द्वारा जैसे फिंगरप्रिंट मैच करते हैं वैसे ही फिर इसमें से हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आइडेंटिफाई पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट का होगा, ठीक है। तो इट इज इमेज आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि पिक्चर से, वीडियो से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है पर्सन को। इट यूज डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट ए पर्सन। तो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है पर्सन को। एंड तो इसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी दिल्ली वाले में इसको इंस्टॉल किया गया है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को। दिस टेक्नोलॉजी रिलाई ऑन नंबर ऑफ द प्रोसेस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो इसका यूज की गई है। एंड ए पिक्चर ऑफ यूजर और फेस इज कैप्चर्ड फ्रॉम ए फोटो और वीडियो से कैप्चर की जाएगी, फिर उसमें डेटाबेस में उसको मिलाया जाएगा, ठीक है। जहां पे क्या है, हर एक इंडिविजुअल का जो फेशियल सिग्नेचर है स्टोर किया जाता है पहले से ही मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS सिस्टम है। तो ये एक 155 mm कैलिबर की गन सिस्टम है, गन है, ठीक है। तो एडवांस टाउड आर्टिलरी गन है, वो एक आर्टिलरी गन है जो कि कितने कैलिबर की है, 155 mm कैलिबर की गन है। इसको अभी इंस्टॉल किया गया था। एंड तो ये इसको इंडिजिनियसली बनाया गया है DRDO के द्वारा। इसकी रेंज कितनी है, 48 किलोमीटर है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। एक होविट्जर टाइप गन है। होविट्जर टाइप गन कौन सी होती है, इट इज लॉन्ग रेंज, जिसकी लॉन्ग रेंज होती है उनको बोलते हैं होविट्जर रेंज आर्टिलरी गन्स बोला जाता है, ठीक है। एंड इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अनअसिस्टेड प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ 48 किलोमीटर, यानी कि किसी दूसरे व्हीकल की हेल्प के बिना इसकी जो रेंज है, इस गन की जो रेंज है वो 48 किलोमीटर है। ये ऑटोमेटेड है, इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करती है, ये अपने आप काम करती है। एंड इसमें नाइट की कैपेबिलिटी है, तो यानी कि ये फायरिंग करेगी तो ये ऑटोमेटिक, इसको एक बार चला दिया तो फिर ये ऑटोमेटिक फायरिंग करती रहेगी, ठीक है। आर्टिलरी गन है एंड लॉन्ग पीरियड तक इसको मिनिमम मेंटेनेंस है, हाई ड्यूरेबिलिटी है, इसको जल्दी से कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड ऑक्सिलरी पावर मोड, नाइट कैपेबिलिटी है,
तो ये जो इसको बनाया गया था एटीएस प्रोजेक्ट, जो डीआरडीओ ने 2013 में चलाया था। The system is compatible with ये जो सिस्टम है that is compatible with C4I, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ में ये कम्युनिकेबल है, इट्स कंपेटेबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज बटरफ्लाई माइन। तो बटरफ्लाई माइन्स क्या होती हैं? दीज आर एंटी पर्सोनल माइन। एंटी पर्सोनल माइन यानी कि बंदों को उड़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंटी पर्सनल लैंड माइन्स होती हैं एंड ये बटरफ्लाई माइन को ग्रीन पैरेट माइन्स भी कहा जाता है। ग्रीन पैरेट, these are also called as green parrot mines। ठीक है, तो इसमें दो सीरीज होती है, PMF-1 एंड PMF-S। अभी ये यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको ट्रांसफर किया था यूक्रेन को दिए थे, यूके ने इसको यूक्रेन को दिया है, इसलिए ये न्यूज में थी, यूके ने यूक्रेन को बेचा था या दिया है। एंड इसमें PMF-1 एंड PMF-1 एंड PMF-1S दो प्रकार की लैंड माइन्स हैं दैट आर कॉमनली रेफर्ड टू एज बटरफ्लाई माइन बोला जाता है इनको, और इनको ग्रीन पैरेट भी बोला जाता है। एंड इनके जो है नाम 1 और S सीरीज में दोनों नाम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्लास्टिक की बनी होती हैं, ये जो माइन्स हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, इसलिए इनको मेटल डिटेक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। परंतु इनमें जो लोड होता है वो छोटा होता है, छोटा सा। इसमें क्या होता है, वेपन्स होते हैं, वो जो लोड होता है वो छोटा होता है, थोड़ा सा होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। इसके कारण क्या है, वो बंदे को डैमेज करती है, बस मारती नहीं है। ठीक है, इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, एक्सप्लोजिव पैक्ड इन दिस इज स्मॉल क्वांटिटी में होता है, एक्सप्लोजिव पैक्ड इज इन स्मॉल क्वांटिटी, जिसके कारण क्या है, ये ओनली डैमेजेस और इंजरी देती है हैंडलर को, जो भी इसमें कॉन्टेक्ट में आएगा तो। एंड एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड माइन्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड माइन, जिसका रशिया एंड यूके तो सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं की है। एक माइन बैन ट्रीटी है, माइन बैन ट्रीटी, माइन्स बैन ट्रीटी है, जिसको इंडिया ने सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया नहीं इसका सिग्नेटरी नहीं है। एंड इसके एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वेस्कुलाइटिस। ये एक डिजीज है जो एस्टन कुचर, एक हॉलीवुड एक्टर है, उनको ये डिजीज हो गई है। तो ये इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है बॉडी के, ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड का फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेस्कुलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में, तो हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्ट करता है वायरस या फिर जर्म से। इट रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ पैसेजवे थ्रू द वेसल। तो इन्फ्लेमेशन में क्या है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, उनकी जो लेंथ को है ये क्या है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, वायरस बॉडी में फैल नहीं पाता है, फर्दर डैमेज नहीं हो पाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट के लिए क्या है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वेस्कुलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो वेस्कुलाइटिस से माइनर प्रॉब्लम लाइक स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये एस्टन कल्चर है, उनको क्या है, अभी दिखना बंद हो गया था, कुछ एक साल के लिए वो चल भी नहीं पाए थे वेस्कुलाइटिस से। नेक्स्ट टॉपिक इज एजियम 88 हारम। तो ये एजियम 88 हारम, हारम की फुल फॉर्म क्या है, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, किसकी है, यूएसए की है। हारम इज एजियम 88 हारम इज यूएसए की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि रडार से जो रेडिएशन निकलती है उनको क्या है, ये डिटेक्ट करती है और उसको रडार को उड़ाने का काम करती है। डिटेक्ट एंड पेनिट्रेट इनटू द रेडिएशन इमिटेड बाय एनिमी रडार स्टेशन विद सरफेस टू एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटी। इसके सरफेस से एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटी होती है इनमें। एंड ये किसकी है, यूएसए की है। एंड ये एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, एयर टू सरफेस, तो एयर से सरफेस में बम। ये यूएसए ने इसको सप्लाई की थी कुछ एक यूक्रेन को, ठीक है। एंड बटरफ्लाई माइन यूके ने दी थी, बटरफ्लाई माइन यूके ने दी है। एंड जो हारम मिसाइल है वो यूएस ने दी है, इसको यूक्रेन को दी थी, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है, हारम मिसाइल को रेथियन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज लंगिया हेनिपा वायरस। तो लंगिया हेनिपा वायरस एक हेनिपा वायरस फैमिली का ही एक वायरस है, जो कि म्यूटेट हुआ है। एंड इसको अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया था
सैंडोंग प्रोविडेंस एंड हैनान प्रोविडेंस है चाइना का, उसमें ये बीमारी देखने को मिली थी, लंगिया हेनिपा वायरस। ठीक है, ये एक फाइटोजेनेटिकली यानी कि इवोल्यूशन फ्रॉम हेनिपा वायरस से ये थोड़ा सा इसका इवोल्यूशन हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, एंड ये एक टाइप ऑफ हेनिपा वायरस है। तो हेनिपा वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेनिपा वायरस के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि हेंड्रा वायरस है, निपा वायरस है, सेडार है, मोजियांग वायरस है। ये सारे क्या है इसके हेनिपा वायरस के टाइप्स हैं, हेंड्रा वायरस, निपा वायरस, सेडर वायरस एंड मोजियांग वायरस। जिसमें से हेंड्रा एंड निपा वायरस है, हेंड्रा एंड निपा वायरस है वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को एंड कैन कॉज फेटल इलनेस। तो हेंड्रा एंड निपा कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, हेंड्रा एंड निपा कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। हमने देखा है निपा वायरस का 1-2 साल पहले केरला में अटैक भी हुआ था। तो इसमें क्या है, फीवर होता है, फीवर, फटीग, कफ, नोजिया, हेडेक, ये इसके सिम्टम्स हैं। देन ये माना जाता है कि स्लू से ट्रांसमिट हुआ है ह्यूमंस में, has been predominantly found in shrews, ये श्रूज में पाया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में कोई क्लियर अभी आंसर नहीं है, इसका पता नहीं है अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है या नहीं। इसमें फीवर हो जाता है। कहां पे डिटेक्ट किया गया है, चाइना में डिटेक्ट किया था। ठीक है, हेल फायर 9RX मिसाइल, हेल फायर 9RX मिसाइल है, वो एक एडवांस वर्जन है हेल फायर मिसाइल का। तो हेल फायर मिसाइल ये मिसाइल भी किसकी है, यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इसका हेल फायर में क्या होता है कि इसमें इस मिसाइल में बम वगैरह फूटता नहीं है, लेकिन इस मिसाइल में क्या निकलती है, ब्लेड्स निकलती हैं, ब्लेड्स निकलती हैं। जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ब्लेड निकलती है, और वो ब्लेड्स इतनी शार्प होती है कि किसी की जान लेती है, किसी की भी जान ले सकती है। तो इसका यूज किया गया था हेल फायर R9X मिसाइल का। जो अलकायदा चीफ था, एक अलकायदा चीफ जवाहरी, इसको मारा गया था काबुल में यूएसए के द्वारा इस हेलफायर R9X मिसाइल का यूज करते हुए। तो उसने इसको लॉन्च किया था, फिर उसकी बॉडी को उसने घाव कर दिए थे, काट दिया था। ठीक है, तो हेलफायर का फुल फॉर्म क्या है, हेलीबोर्न लेजर फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। एक बार लॉन्च कर दिया तो उसके बारे में ये अपने आप जान ले लेगी दुश्मन की। देन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इसका ये हेलफायर है। ठीक है, इसमें रेजर शार्प ब्लेड निकलती है। इसमें कोई वारहेड नहीं होता है। ठीक है, कट द इंटेंडेड टारगेट को कट कर देती है, चाकू जैसे कट करते हैं वैसे ये कट कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो स्वाइन क्या होता है, पिग होता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि पिग में पाया जाने वाला फीवर है। ठीक है, ये केरला के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था अभी। तो ये कॉन्टागियस हेमोरेजिक अफ्रीकन स्वाइन वायरस है, ये कॉन्टागियस हेमोरेजिक वायरल एनिमल डिजीज है, यानी कि ये एनिमल्स को ही होती है, एनिमल में ही स्पेसिफिकली पिग की डिजीज है ये। ठीक है, तो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग दोनों को इन्फेक्ट करती है, एंड इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 100% है। एंड ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, एस्परविराडे फैमिली का बिलोंग करता है। अफ्रीकन स्वाइन वायरस बिलोंग टू एस्परविराडे फैमिली को बिलोंग करता है। एक डीएनए वायरस है, तो डीएनए वायरस है। ठीक है, 100% इसकी लगभग मोर्टेलिटी है। एंड इसमें क्या है, जो पिग की स्किन पे क्या है, रेसिस आने स्टार्ट हो जाएगी, लाल होना स्टार्ट हो जाएगी। देन एब्डोमेन, वोमिटिंग, डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है उनको। ये ह्यूमन बींग्स को थ्रेट नहीं है, नॉट ए थ्रेट टू ह्यूमंस बीइंग, ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है इसका। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का एक टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड है, उसके अंदर इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। कहीं पे ये आउटब्रेक होता है तब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि कहां पे लोकेटेड है, पेरिस में लोकेटेड है, उसमें इसको रिपोर्ट करना पड़ता है उसको। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। इंडिया इसका मेंबर है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका इंडिया मेंबर है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग द एनिमल हेल्थ को ये देखता है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। इट डेवलप रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, उसके इसने स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं एंड एनिमल हेल्थ के लिए उनको ये एक कोड नाम दिया गया है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड इसी का है, जो कि WTO के द्वारा एज फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स होते हैं उसमें इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। WTO एज रेफरेंस फॉर इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स का इसको रेफरेंस माना गया है, किसको, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है वो CSA 6 है। CSA 6 से पहले हम देखते हैं कि कैंडिडाइसिस क्या होती है।
कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस एक फंगल डिजीज होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल्स यानी कि फंगी से होने वाला इन्फेक्शन है कैंडिडाइसिस, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय ए यीस्ट और ए टाइप ऑफ फंगस कॉल्ड एज कैंडिडा एल्बिकेन। तो कैंडिडा एल्बिकेन के द्वारा ये कैंडिडाइसिस डिजीज हो जाती है। ए फंगल स्पीसीज ऑफ इनफॉर्मस, ये जो किसी को एड्स हो जाता है या कैंसर हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल में हमें ले जाना पड़ता है, उसके बाद में सर्जरीज करनी पड़ती है, बहुत सारे दिनों तक लोगों को आईसीयू में रखना पड़ता है। तो जब उनका आईसीयू में रखेंगे, एड्स वगैरह हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसकी क्या है, इम्यून कैपेसिटी होती है बंदे की, वो कम हो जाती है। जब इम्यून कैपेसिटी कम हो जाती है तब ये जनरली वहां पे आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में ये इन्फेक्शन लोगों को हो जाता है इस फंगस के द्वारा, कैंडिडाइसिस फंगस के द्वारा। एंड इसको प्रिवेंट किया जा सकता है CSA6 जीन से। तो ये CSA6 जीन में इसका यूज करते हुए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अभी रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया था। CSA6 जीन होल्ड द की टू प्रिवेंट द फंगल इन्फेक्शन कैंडिडाइसिस दैट ऑफन इन्फेक्ट द इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट एंड पेशेंट रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो रिसीव करते हैं, उनमें ये जनरली देखने को मिलती है ये बीमारी। तो बहुत ज्यादा दिनों तक वहां पे आईसीयू में रहेंगे तो उनको ये बीमारी हो सकती है। और इसमें क्या है, इट नॉर्मली कैंडिडाइसिस के अंदर स्किन के अंदर ये फंगस पाई जा सकती है, और माउथ, थ्रोट, बॉडी के किसी भी इंटरनल ऑर्गन में ये पाई जा सकती है। एंड तो उसमें व्हाइट पेचेस देखने को मिलते हैं, इस डिजीज में व्हाइट पेचेस हो जाते हैं ऑन द टंग एंड अदर एरिया ऑफ माउथ एंड थ्रोट कैंडिडाइसिस में। ये फंगल इन्फेक्शन है, इतना तो याद रखना है। एंड CSA6 जीन है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकोवेक। तो इनकोवेक ये एक क्या है, इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन है, एंड इसको अभी बूस्टर डोज की तरह इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये कोविड-19 की वैक्सीन है जिसको नाक में डालते हैं, जैसे कि हम आंखों में दवाई डालते हैं वैसे से ही नाक में इसको डाला जाता है। तो इंट्रानेजल इनकोवेक वैक्सीन है, एंड कोई भी इसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। दिस विल बी यूज्ड फॉर प्राइमरली बूस्टर डोज के लिए इसका यूज किया जाएगा 18+ वालों के लिए। देन ये 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में ये स्टेबल है, 2 से 8 डिग्री। इनकोवेक क्या है, ये इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने डेवलप की है। 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे ये स्टेबल होती है। एंटी रेडिएशन पिल्स, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या है, रेडिएशन निकलती है, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी निकल सकती है, तो उनसे बचने के लिए क्या है, इसका एंटी रेडिएशन पिल का यूज किया जाता है। एंटी रेडिएशन पिल्स में क्या होता है, पिल्स है तो पिल्स मतलब एक टेबलेट होती है। ये किसकी टेबलेट होती है, पोटेशियम आयोडाइड की टेबलेट होती है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, एंड इट इज नोन टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन इन केस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। यदि रेडिएशन के कांटेक्ट में कोई आ जाता है तो उसको ये थोड़ा प्रोटेक्शन देती है एंटी रेडिएशन पिल। इसमें क्या है, इस नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। आयोडीन के 2-3 प्रकार होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से कुछ एक रेडियो एक्टिव होते हैं। इट में हेल्प टू, जब हमारा अब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या है, जो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है और जो कि हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में, एंड सब्सिक्वेंट नॉन ब्लॉक दी, जो रेडिएशन से, जो रेडिएशन के द्वारा जो आयोडीन है वो क्या है, इसमें डिपॉजिट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, तो उसको ये डिपॉजिट नहीं होने देती है ये पिल्स। इट मे ब्लॉक दी अब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन इन दी थायराइड ग्लैंड में, ये उसकी रेडियोएक्टिव आयोडीन की ब्लॉक कर देती है, उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होने देती है, जिसके कारण गला खराब नहीं होता है। लासा फीवर, तो लासा फीवर ये नाइजीरिया में अभी डिटेक्ट किया गया था, एंड इट इज अ वायरल हेमियोलॉजिक फीवर होता है। वायरल लासा फीवर इज अ वायरल हेमियोलॉजिक फीवर होता है, एंड इट वायरल हेमियोलॉजिक फीवर्स आर ए ग्रुप ऑफ इलनेस दैट आर काज्ड बाय 4 फैमिली ऑफ वायरस के द्वारा इसको कॉज किया जाता है। एंड इसमें 4 फैमिली हो सकती हैं वायरल, इबोला, मार्बर्ग, लासा फीवर एंड येलो फीवर। इन सबकी एक फैमिली है, वो क्या है, सेम है, वायरल हेमियोलॉजिक फीवर्स, ठीक है। इबोला, मार्बर्ग, लासा फीवर एंड येलो फीवर, ये सारे एक ही फैमिली है। इनको रेट्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, रेट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन वाया कांटेक्ट विद दी रेट्स के कांटेक्ट में आएंगे तब इसको लासा फीवर हो जाता है, रेट चूहा। तो इसमें क्या है, फीवर हो जाता है, फटीग, वीकनेस, हेडेक, ये सारा देखने को मिलता है। एंटी वायरल ड्रग दी जाती है इसमें। कॉफी रिंग इफेक्ट, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो भी कोई भी लिक्विड पार्टिकल होता है वो सबसे पहले क्या है, सरफेस से इवेपोरेट होता है, फिर वो धीरे धीरे एक रिंग की तरह बन जाते हैं। जब
पूरा चीज वेपोरेट हो जाएगी तब वो रिंग की तरह दिखाई देगा, तो उसको रिंग ये बोलते हैं कॉफी रिंग इफेक्ट। इसका बैटरी वगैरह में यूज कर सकते हैं, फ्यूल सेल में। वर्चुअल ऑटोप्सी, वर्चुअल ऑटोप्सी की गई थी। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका इनकी वर्चुअल ऑटोप्सी की गई थी। एंड जो नॉर्मल ऑटोप्सी में यानी कि पोस्टमार्टम में क्या कहते हैं, ऑटोप्सी में चीरफाड़ की जाती है, तो इसमें जबकि चीरफाड़ नहीं की जाती है बॉडी की, इसमें एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह का यूज करते हुए ही ऑटोप्सी कर ली जाती है। एंड तो इसलिए इसको बोला जाता है वर्चुअल ऑटोप्सी, इज आल्सो कॉल्ड एज विट्रोप्सी। इन दोनों से मिलकर बन गया है वर्चुअल विट्रोप्सी, ठीक है। वर्चुअल ऑटोप्सी एक न्यू टेक्निक है पोस्टमार्टम की, दैट डज नॉट इंक्लूड डाइसेक्शन, यानी कि बॉडी को उसको काटा नहीं जाता है, डज नॉट इंक्लूड डाइसेक्शन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाईटेक डिजिटल एक्सरे एंड सीटी स्कैन के द्वारा इसको किया जाता है। एंड इंडिया के अंदर एम्स दिल्ली ओनली प्लेस है, साउथ एशिया के अंदर एम्स दिल्ली ओनली इंस्टीट्यूट है जहां पे ये वर्चुअल ऑटोप्सी की जाती है। इसके कारण क्या है, टाइम कम लगेगा, ज्यादा ये इफेक्टिव होगा एंड एथिकल इश्यू भी नहीं होंगे बॉडी को काटने के। नेक्स्ट टॉपिक इज सोवा वायरस। तो ये सोवा वायरस है, वो क्या है, सोवा वायरस एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है। ये ह्यूमन वायरस नहीं है, ये एक साइबर वायरस है। तो ये एक मोबाइल मालवेयर है, इट इज ए मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज ए मालवेयर है यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एंड जो कि एप्स बैंकिंग एप्स है उनको इफेक्ट करता है। तो इट इज ए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस। सोवा इज टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स को इसने टारगेट किया था। ट्रोजन वायरस इज द टाइप ऑफ वायरस जो हमारी डिवाइस है मोबाइल वगैरह में, जब हम कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है, उस ऐप की तरह दिखाई देता है। जैसे कि हमें व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो ये जो वायरस है वो इसकी तरह व्हाट्सएप की तरह दिखाई देगा कि ऐप की तरह। फिर हमारी बॉडी वो फोन के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर उसके बाद में ये उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो उसमें फिर जो डेटा है वो हमारा हैकर्स के पास चला जाएगा, एंड हैकर्स फिर इसको बॉडी हमारे फोन को क्या है ब्लॉक कर देते हैं। तो वो फिर पैसे मांगते हैं, रेंजम मांगते हैं, तो उसको रेंजमवेयर बोला गया, इसको रेंजमवेयर बोलते हैं, रेंजमवेयर। जब तक हम पैसे नहीं देते हैं तब, या फिर वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हैं। बर्ड फ्लू डिटेक्टेड इन कैटासियन। तो बर्ड फ्लू डिटेक्ट किया था कैटासियन। कैटासियन क्या होते हैं, डॉल्फिन है, वेल्स है, डॉल्फिन वेल्स पोर्पोइसेस है, उनको हम कैटासियन बोलते हैं। उनमें एक बर्ड फ्लू डिटेक्ट किया गया है अभी, तो बिटलनोज डॉल्फिन में ये डिटेक्ट किया गया है। कैटासियंस आर एंटायरली एक्वेटिक ऑर्डर ऑफ मैमल्स। तो ये मैमल्स होते हैं दैट कंप्राइजेस वेल, डॉल्फिन एंड पोर्पोइसेस, कैटासियन, ठीक है। उनको में बर्ड फ्लू डिटेक्ट किया गया था। एंड इसकी जो बर्ड फ्लू की नई स्ट्रेन आई है उसका नाम है यूरेशियन H5N1। H5N1 क्या होता है, ये बर्ड फ्लू होता है। H5N1 इज बर्ड फ्लू। इसकी नई स्ट्रेन है वो है यूरेशियन H5N1। रिस्क ह्यूमंस को ये बहुत कम ट्रांसफर होता है, ठीक है, बहुत कम रिस्क होता है इसका। तो बर्ड फ्लू के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि H5N1 है, H7N2 है, H9N9 है, H17N10 है, H18N11 है। ये आप याद रख सकते हो कि बर्ड फ्लू के टाइप्स हैं। H5N1, H7N2, H9N6, H9N6, H17N10 एंड H18N11, ठीक है। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस होता है, दैट इज फाउंड नेचुरली इन द वाइल्ड बर्ड्स में ये पाया जाता है। एंड 60% इसकी मोर्टेलिटी रेट होती है। एंड इसमें जो है ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बर्ड्स वगैरह को मार दिया जाता है, जैसे कि मुर्गी वगैरह है उनको मार दिया जाता है, सारी को क्लिंग की जाती है, कलिंग, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं बर्ड फ्लू के, फीवर आ जाता है उनको, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, ये हो सकता है। एंड कॉमन रूट ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। व्हेन ए पर्सन कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट इसमें आएगा तभी इसको ट्रांसफर हो सकता है ह्यूमंस को भी, तो इसमें इनको किल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूबरकुलोसिस। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है। तो हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करना है बाय 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। WHO का टारगेट कितना है, WHO का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का 2030। तो हम 5 साल पहले ही एलिमिनेट करना चाहते हैं टीबी को, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। इसका जो इसको लॉन्च किया गया, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, क्या है इस इनिशिएटिव के 3 ऑब्जेक्टिव है मेनली। तो इसमें जो है
टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं क्षय रोग, टीबी क्या बोलते हैं, क्षय रोग। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू प्रोवाइड एडिशनल पेशेंट सपोर्ट, देना है टू इंप्रूव द आउटकम ऑफ टीबी पेशेंट्स। तो टीबी पेशेंट को जो दवा दी जा रही है उसका आउटकम, यानी कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, उसका आउटकम को ट्रैक करने के लिए इसको एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा टू मीटिंग द इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक एलिमिनेट करने का, उसको मीट करने के लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, कैसे, CSR के द्वारा, उनके जो CSR है फंड है उनका द्वारा इसको इस इनिशिएटिव के अंदर उसको पार्ट बनाया जाएगा, लेवरेजिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इस अनदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारा जो फाइट है इसके अंदर, निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, निक्षय मित्रा बनाए जाएंगे। तो निक्षय मित्रा में क्या होगा, वो क्या है, ऐसे पर्सन होंगे जो कि हॉस्पिटल वगैरह है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, तो फाइट दी टीबी को फाइट करने में गवर्नमेंट का हेल्प को, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक निक्षय डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू कम्युनिटी सपोर्ट टू द पर्सन इन्फेक्टेड विद टीबी। तो इससे इस निक्षय डिजिटल पोर्टल से उनको पेशेंट की जानकारी इसमें रहेगी, उनको सपोर्ट दिया जा सकेगा। टीबी क्या होती है, टीबी इज ए बैक्टीरियम डिजीज होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज की जाती है, और ये जनरली लंग्स को इफेक्ट करती है, परंतु टीबी में किडनी को भी इंफेक्शन हो सकता है, किडनी, स्पाइन, ब्रेन को भी ये इन्फेक्ट कर सकती है। एंड ट्यूबरकुलोसिस होती है या फिर टीबी है, दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इसका ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन, ये एयर ड्रॉपलेट्स जब छींकते हैं, खांसते हैं, तब ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। एंड कॉमन सिम्टम्स टीबी में क्या होता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है विद सिम्पटम्स एंड ब्लड एट टाइम्स, तो खांसी के टाइम पे ब्लड भी आ सकता है, सिम्पटम भी आ सकता है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस होता है इसमें टीबी में, फीवर आता है। तो टीबी क्योरेबल है, इट इज क्योरेबल है, ठीक है। एंड इट इज ट्रीटेड बाय स्टैंडर्ड 6 मंथ का इसका कोर्स होता है 4 एंटीबायोटिक्स में। यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं या फिर उसका जो 6 महीने का जो कोर्स होता है वो पूरा नहीं करते हैं टीबी एंटी टीबी का कोर्स, तो इट इज चांसेस दैट जो टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उस पर दवाई काम नहीं करे, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होती है वो उसमें काम ना करे। एंड तो टीबी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि XDR है, MDR है, TDR है। तो ये क्या है, XDR MDR इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, TDR इज टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। तो इसी तरह से बेसिलस कामलेटिक ग्लोरिन होती है, दैट इज अ वैक्सीन होती है जो उसके टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, प्राइमरली यूज फॉर अगेंस्ट द टीबी। BCG वैक्सीन, BCG की फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कालमेटिक ग्वेरिन वैक्सीन इसको दी जाती है, बेसिलस कालमेटिक ग्वेरिन वैक्सीन। एंड लगभग इंडिया के अंदर 26% वर्ल्ड का जो टीबी केसेस हैं वो 26% इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, लगभग 26 लाख लोग हर साल इन्फेक्टेड होते हैं टीबी से। एंड यूनाइटेड नेशन का 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। इसमें एक नया जो शॉर्ट ड्रग रेजिम में लॉन्च किया गया था, बीपाल, अभी बीपाल लॉन्च किया गया है, बीपाल। ये 3 ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन है बीपाल। तो बी स्टैंड फॉर बेडाक्विलिन, पी स्टैंड फॉर प्रीटोमिनेट एंड एल स्टैंड फॉर लाइनजोलिड, ठीक है। तो बीपाल में 3 ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट को दिया जाता है। इट इज a 6 month ऑल ओरल, यानी कि ओरल मुंह से लेनी होती है, खानी पड़ती है, ठीक है। 3 ड्रग रेजिम में होता है जो पेशेंट खुद ले सकता है टू ट्रीट विद पर्सन विद हाई ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म ऑफ टीबी को ट्रीट करने के लिए बीपाल लॉन्च किया गया है। बीपाल क्या है, एक शॉर्ट एंटी टीबी रेजिम है, ठीक है, जिसके अंदर 3 ड्रग्स इंक्लूड की गई हैं, बेडाक्विलिन, प्रीटोमिनेट एंड लाइनजोलिड, ठीक है। भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं टीबी के लिए, पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी डायग्नोसिस करवाया जाता है कंट्री में, हेल्थ केयर प्राइमरी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वहां पे। नेक्स्ट से एक सिस्टम बनाया गया है निक्षय, तो इट इज अ नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दैट इज ए वन स्टॉप सोल्यूशन टू मैनेज द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स। तो द निक्षय इकोसिस्टम के अंदर जो पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है डिजिटली,
एंड निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण, पोषण यानी कि पोषण है यानी कि जो खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा उनका जो पेशेंट्स है टीबी के, उसके अंदर ये फाइनेंशियल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट टू सपोर्ट देयर न्यूट्रिशन, तो उनको न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि टीबी में वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था कैंपेन टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च किया गया था 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये टू शो कॉस्ट द गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। सक्षम प्रोजेक्ट है इसके द्वारा, सक्षम प्रोजेक्ट में क्या है, जो सक्षम प्रोजेक्ट है वो टाटा का है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट है ये, दैट हैज बीन प्रोवाइडिंग साइको सोशल काउंसलिंग टू टीबी पेशेंट। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट होते हैं उनको ये क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, तो पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है सक्षम इनिशिएटिव के अंदर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा। ठीक है, एक और इनिशिएटिव है जीत, तो जीत जाएंगे हम, जीत है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जीत है वो एक लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर एंगेजमेंट, इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो एक साथ आए हैं जो कि गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं टीबी से जीतने में। ठीक है, टीबी को एलिमिनेट करने में ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबोरॉग कॉकरेज, तो इसमें क्या है, साइबोरॉग कॉकरेज, तो ये कॉकरेज होते हैं जो कि आधा ह्यूमन होता है आधा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फिट की जाती है, ये जापान के द्वारा इसको बनाए जा रहे हैं। तो दीज आर पार्टली इंसेक्ट एंड पार्टली मशीन, पार्टली इंसेक्ट एंड पार्टली मशीन का जो कॉकरेज होते हैं उनको बोला गया है साइबोरॉग कॉकरेज। जापान इसको डेवलप कर रहा है, जापान के साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। इसके अंदर जो कॉकरेज यूज किए गए हैं वो मेडागास्कर हिसिंग कॉकरेज यूज किए गए हैं। उसमें क्या है, जो कॉकरोच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट कर दिया जाता है, फिर उसमें जो उसमें कंट्रोल किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो भी लगाया जाएगा उसमें कॉकरेज के अंदर, तो उसमें ये फिर ट्रैक करने में इसका यूज किया जाता है। फिर उसको हम उसको यूज टू क्रिएट बाय द साइंटिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स लगा दी जाती है इसमें, एंड जो उसको क्रिएचर के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। जब हम बटन दबाते हैं तो ये इसके शॉक पास हो जाता है एंड देन फिर ये रोज करना स्टार्ट कर देता है, सर्टेन डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं इन कॉकरेजेस को। तो इन कॉकरेजेस का यूज कहां पे किया जाएगा, तो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इसका यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो इंस्पेक्शन ऑफ एरियाज डेंजरस टू ह्यूमंस है वहां पे इसका जो है वहां पे इसका यूज किया जा सकता है साइबोरॉग कॉकरेज का। तो ऐसे एरियाज जहां पे गैस लीक होने का चांसेस हो, अर्बन जो रेस्क्यू एंड सर्च मिशन में इन्वायरमेंटल को मॉनिटर करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लीजियोनोलिसिस, लीजियन एलोसिस ये एक टाइप ऑफ न्यूमोनिया है। लीजियन एलोसिस इज ए न्यूमोनिया का टाइप है, न्यूमोनिया दैट इज काज्ड बाय लीजियोनेला बैक्टीरिया के द्वारा इसको कॉज किया जाता है। लीजियनेला बैक्टीरिया इसको कॉज करता है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है कौन सा, लीजियनेला, वो इसको कॉज करता है इस न्यूमोनिया को, जिसका नाम क्या है, लीजियोनोलोसिस। ठीक है, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, इट्स स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड एयर स्पोल फ्रॉम एसी वगैरह से हैं तो वहां से स्प्रेड होता है, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर नहीं होता है लीजियनेलोसिस। इसमें कफ है, फीवर है, चिल्स है, न्यूमोनिया के जो भी सिम्टम्स है वो उसमें आ जाते हैं, हेडेक है, डायरिया है। नो वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक टू प्रिवेंट द लीजियन, इसका दूसरा नाम है, इसके द्वारा लीजियनस के अंदर ये क्या है, लीजियनरेस डिजीज हो जाएगी तो उसको इसी से इसका दूसरा नाम लीजियनरे कहते हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, खाना पीना दिया जाता है इसके साथ में। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट है जो कि एक एक्टर थी हरियाणा से, उनकी जो डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने इसका ओवरडोज ले लिया था। किसका, एक ड्रग है मेथाम्फेटामाइन है, ये एक डिजीज है, ड्रग है, डिजीज नहीं है, ड्रग है।
जिसका ओवरडोज लेने से सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। तो ये जो ड्रग है वो किसको दी जाती है? इट इज ए हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेट होता है। मेथ एम्फेटामाइन क्या है? ये एक हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेट होता है जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो ये एक जनरली पाउडर हो सकता है या फिर पिल्स की फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम स्मोक कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, स्नोट कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल के साथ मिला के भी इसको ले सकते हैं। इसका यूज किया जाता है जनरली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, और एक नेक्रोलेप्सी जो कि एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, उसको ट्रीट करने में मेथएम्फेटामाइन का यूज किया जाता है। तो इसका ओवरडोज लेने से सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। इट इज इलीगली इसको स्मगल किया जाता है। एंड इंडिया की जो लोकेशन है जैसे कि हम जानते हैं, तो इंडिया इज लाइंग बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्राइसेंट के बीच में हमारी लोकेशन लोकेटेड है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है? थाईलैंड है, लाओस है, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ठीक है। टी से थाईलैंड, टी से ट्रायंगल, ठीक है। क्राइसेंट में कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, इंडिया नहीं है, ईरान है, ठीक है, ईरान है, ईरान गोल्डन क्राइसेंट में। तो ये दोनों क्या है? ड्रग वाले का एक साइड ये यहाँ पे ओपियम प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ड्रग्स सबसे ज्यादा जो है सान स्टेट म्यांमार है, सान स्टेट ऑफ म्यांमार का, वहां पे ये सबसे ज्यादा मेथएम्फेटामाइन का प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इसके लेने से क्या है, इसको हम कंज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डोपामाइन का जो हमारे बॉडी के अंदर है वो लेवल बढ़ जाता है। तो नेचुरल केमिकल डोपामाइन को ये इम्पैक्ट करता है। डोपामाइन इज इन्वॉल्व इन बॉडी के मूवमेंट है, मोटिवेशन है, रीइंफोर्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट टर्म क्या हो सकते हैं? वेकफुलनेस है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज एपेटाइट है, ब्लड प्रेशर है, जोश आ जाता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में इसका जो है एडिक्शन हो जाएगा, तो इट कैन रिस्क टू दी कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, हेपेटाइटिस, वायलेंट बिहेवियर, पैरानोया, तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट करने के इसका यूज करता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन, क्विक रिवीजन पार्ट 1 का। धन्यवाद।